नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात एमपी की महाभारत पर। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रदेश की एक लोकसभा सीट खंडवा, विधानसभा सीट जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव में 30 अक्टूबर को मतदान होगा। परिणाम 2 नवंबर यानी धनतेरस के दिन आएगा। उपचुनाव का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम बदल दिया है। वे दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित अन्य बड़े पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की। सीएम हाउस में मंगलवार को मंत्रियों की भी बैठक हुई। सीएम हाउस में होने वाली बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री उन मंत्रियों से फीडबैक भी लेना चाहते हैं जिनको 4 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे। बीजेपी विकास को आगे रखकर ही वोट मांगेगी, इसके लिए नारा दिया है शिवराज सरकार भरोसा बरकरार। जबकि कांग्रेस को जनता से सीधे संवाद के माध्यम से दम हो उपचुनाव जीत के मॉडल पर भरोसा है। इसी पैटर्न को आने वाले उपचुनाव में भी लागू किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यही कि किसकी रणनीति काम आएगी। क्या बीजेपी की ये बात शिवराज सरकार भरोसा बरकरार ये नारा सही साबित होगा, या फिर जनता से सीधे संवाद की रणनीति कांग्रेस की काम आ जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से तारीखें जारी कर दी गई हैं, मतदान कब कब होना है, कब कब नामांकन वापस की ये तारीख है। अब ऐसे में 4 सीटों पर चुनाव और उस पर रस्साकशी। हमारे साथ इसी चर्चा में जुड़ने के लिए गुलरेज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी से। राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। शुरुआत राम पांडे जी इस बार आपसे करते हुए, क्या कुछ रणनीति बनाई है, डेट आ चुकी है, अब क्या कुछ आगे? जी, सबसे पहली बात तो हमें इस पर जाना होगा कि चुनाव हो क्यों रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं, 1 लोकसभा सीट पर हो रहे हैं। मतलब 230 में से 3 विधायक क्यों मर गए थे? ये कोरोना के कारण मरे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे थे, दवाइयों की कमी के कारण मरे थे, स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की बदतर है इस कारण मरे थे। 230 में से 3 मरने का मतलब है 1.3%। 7 करोड़ में से 9 लाख लोग, कम से कम भी कर दिया जाए तो 4-5 लाख लोग मध्य प्रदेश में मर चुके हैं। ये 230 में से 3 लोगों की मृत्यु ये साबित करती है कि मध्य प्रदेश में कोरोना किस भयानक तरह से फैला था और सरकार उसको सुधार नहीं पाई थी। अब मैं आता हूं कि भाई चुनाव पर, तो चुनाव में ये किस मुंह से जाएंगे, कौन सी शक्ल लेकर जाएंगे? क्या ये बताने जाएंगे कि हमें वोट दो, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया है, मेरी माताओं बहनों मैंने आपको परेशान कर दिया है, 400 का देती थी कांग्रेस, अब मैंने 1000 का कर दिया है। कैसे वोट मांगेंगे? क्या 110 के पेट्रोल पर वोट मांगेंगे युवाओं से? कि जो युवा अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है वो पहले 110 रुपए खर्च करे, उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए जाए। वैसे तो वो बेरोजगार बैठा हुआ है। डीजल महंगा कर दिया। डीजल महंगा होने से किसान की फसल की लागत बढ़ जाती है। आपने डीजल के दाम 100 रुपए से ज्यादा कर दिए। किसान से किस मुंह से वोट मांगेंगे? कीटनाशक महंगा कर दिया, कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी लगा दी, बीज महंगा कर दिया। आप कौन सी शक्ल लेकर जाएंगे? और जहां तक है, इनको 4-6 दिन पहले से आइडिया लग गया था, चुनाव आयोग से शायद इनकी बात हो गई थी, इसलिए ये चारों जहां उपचुनाव हो रहे हैं ये वहां जाकर झूठी घोषणाएं करके आए, झूठे नारियल फोड़ के आए, झूठे शिलान्यास करके आए, झूठे आश्वासन दे के आए। ये केवल 4 जगह गए थे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, उसमें से केवल 3 विधानसभा में गए थे। क्या चुनाव आयोग से इनकी पहले बात हो चुकी थी? तो ये किसी भी तरह से जनता इनको नकार देगी। इनकी असलियत को पहचान चुकी है। ये नकली नौटंकीबाज लोग हैं। ठीक है सर। गुलरेज शेख जी। शिवाली, ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं ना, मैं इनको बड़े आराम से सुन रहा था। मैं चाहता था कि और इस प्रकार की बातें करें ताकि जनता और सुने और हमारा प्रचार कर रहे हैं ये। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तो जनता बड़ी जागरूक है, वो समझती है कि कौन सच्चाई पर है और कौन झूठ बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि 4 जो हमारे माननीय विधायक और सांसद की जो डेथ हुई थी वो कोरोना से हुई थी, बेशक हुई थी, लेकिन किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी, किसी की भी इलाज के बिना नहीं हुई थी। ये बात सच है, कोरोना से हुई थी, इलाज भी मिला था, एडमिट भी थे, लेकिन डेथ हुई है और बड़ी दुखद डेथ हुई है।
तो ये बात जनता ने भी देखा है और सबने देखा है। तो इस प्रकार की झूठी बातें नहीं करना चाहिए और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का जो टूल किट है उसको बार बार नहीं निकाले टूल की तरह कि इतने लाख लोग मर गए, उतने लाख लोग मर गए। उस साथ तो हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, तो आप क्यों बदनाम करना चाहते हैं इस देश प्रदेश को? मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरे प्यारे भाई ये भी कह रहे थे कि इनकी चुनाव आयोग से साठगांठ है, तो इसीलिए वहां पर होकर आए मुख्यमंत्री महोदय जो जहां चुनाव होने वाला है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उसके पहले वो जबलपुर भी होकर आए, वहां कोई चुनाव नहीं होना है। उसके पहले उज्जैन भी होकर आए, वहां कोई चुनाव नहीं होना है। फिर देवास भी होकर आए, वहां भी कोई चुनाव नहीं होना है। तो हम तो हमेशा पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं। आप लोग जो है वो सुखराम है, जो बैठे रहते हैं एक जगह पर, वो केवल चुनावी मेंढक की तरह निकलते हैं और कोई जनता मेंढकों को पसंद नहीं करती है। तो आपको वैसा ही होगा। और आप जितनी बातें करते हैं जनता को सब पता है। उपचुनाव में भी जनता ने जब निर्णायक उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था तो निर्णायक जीत का ताज पहनाया था शिवराज सिंह जी के सर पर। इसीलिए हम कहते हैं कि शिवराज है तो विश्वास है और वापस से हम विकास के एजेंडे को लेकर जा रहे हैं और विजयश्री लेकर आ रहे हैं। ठीक है रमेश शर्मा जी, दोनों पक्षों की बात सुनी आपने, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आप बताएं कि किस तरह से इस उपचुनाव की अगर हम बात करें, जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस पर किसको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, मोटे तौर पर ये उपचुनाव में जो होंगे, दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं मुश्किलों का तो सामना दोनों ही दलों को करना है। दोनों ही दलों की समस्याएं अलग हैं और दोनों ही दलों की चुनौतियां अलग हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के, नेतृत्व की सक्रियता, हालांकि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस में सक्रियता बढ़ी है, लेकिन बीच में थोड़ी सी उनकी जो सक्रियता की शिथिलता रही, मुद्दों का कांग्रेस की राजनीति में अभाव रहा। आलोचना सब लोग करते हैं मगर आलोचना अब बहुत कम लोग सुनते हैं। सकारात्मक नारा और सकारात्मक बात का अभाव रहा, इसलिए उनको अपनी बात को समझाने में कठिनाई होगी। ठीक उसी प्रकार भाजपा को भी चूंकि अब वो सरकार में है तो सरकार के कारण जन अपेक्षाएं रहती हैं और उन जन अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं खास तौर से कोरोना को लेकर के अगर आप देखें तो ये बात सही है कि उसमें किसी भी भारत के किसी व्यक्ति को इसमें जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक वातावरण बन गया था। तो कोरोना में जो नुकसान हुआ है उसकी अपेक्षाएं बढ़ी हैं और महंगाई का भी थोड़ा बहुत असर जरूर महंगाई का भी पड़ेगा। तो ये दोनों ही लोगों को इस मामले में चुनौती है। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती भाजपा को और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को है, कहीं ना कहीं ये जो भारत में राष्ट्रभाव का जो वातावरण बना है, राष्ट्रभाव के वातावरण बनने से, अयोध्या के प्रकरण से, इसमें लगाव भाजपा के प्रति, उसका भाजपा का आकर्षण बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाजपा को जो दिक्कत आनी है, जिस तरीके से इस समय वर्ग का और वर्ण का जो इस समय संघर्ष शुरू हो रहा है या होने जा रहा है, सारे समाजों को एकजुट करके और उनको अपने पक्ष में वोट करने का ये चुनौती भाजपा को भी है। तो अलग अलग चुनौतियां दोनों ही दलों को हैं। अब देखना ये है कि मतदाता किसको पसंद करता है। बिल्कुल सही बात इस वक्त आपने बताई है कि वर्ग और वर्ण की बात, हालांकि झुकाव कहीं पर जनता का हुआ भी है किसी एक पार्टी की तरफ, तो वहीं कई चुनौतियां भी साथ में आई हैं। राम पांडे जी, इन चुनौतियों से कैसे उभरिएगा? किस तरह से जनता के बीच में जाकर, किस तरह से जिस तरह से अभी रमेश शर्मा जी ने भी बताया कि ये चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं और सब जानते हैं कि जिस तरह से सीटों की जिस पर उपचुनाव होने हैं, जनता को आपकी बात समझ में आएगी तो जनता सर आंखों पर बिठाएगी। जी, जनता के सामने पूरी खुली किताब पड़ी हुई है। जहरीली शराब सरकार बिकवा रही है और बदनाम मध्य प्रदेश को कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। गली मोहल्ले में चरस गांजा बिक रहा है, बदनाम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। गुजरात में हीरोइन आती है, पूरे देश में आती है, मध्य प्रदेश में आती है, बदनाम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। 110 का पेट्रोल आप कर रहे हैं, बदनाम कर रही है, कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। गरीबों की जनसंख्या आप बढ़ा रहे हैं, बदनाम कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है। धंधा आपने चौपट कर दिया, बदनाम कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है। दुष्कर्म हो रहे हैं महिलाओं के साथ, बदनाम कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हर दिन ऐसी नृशंस हत्या हो रही है, ऐसी बड़ी घटना हो रही है, ऐसा एक भी दिन नहीं जा रहा है जहां या तो गला काटा जा रहा है या हाथ पैर काटे जा रहे हैं या जिंदा जलाया जा रहा है। ये कल की छतरपुर की घटना है जहां एक गरीब को भाजपा नेताओं ने हाथों में कट्टे रिवॉल्वर लेकर
दौड़ा दौड़ा कर मारा है। नेमावर की घटना आपको पता है, नीमच की घटना पता है, छोटे ट्रक से एक गरीब को हाथ पैर बांध के और रस्सी से खींचा और उसको मार डाला। नेमावर की घटना आपको पता है, आदिवासियों के लिए गड्ढा खोदा, जिंदा आदिवासी उसमें डाल दिए, ऐसे मारा। और बदनाम कौन कर रहा है? कांग्रेसी। चोरी आप करवाओ, डकैती आप करवाओ, रोज रोज छोटे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, छोटे कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, वल्लभ भवन में पकड़े जा रहे हैं, सतपुड़ा भवन में पकड़े जा रहे हैं। और बदनाम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। कोई मंत्री बर्खास्त नहीं, कोई आईएएस बर्खास्त नहीं, कोई आईपीएस बर्खास्त नहीं। झूठी घोषणाएं आप करते हो, घोषणाएं पूरे नहीं कर पाते हो। बदनाम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। जनता के सामने पूरी खुली किताब है कि कौन निठल्ला है, कौन निकम्मा है, कौन अनुभवी है, कौन योग्य है। ये तो आलोचना की बात हुई राम पांडे जी, ये तो आलोचना की बात हुई, ये तो आलोचना की बात हुई जिस तरह से रमेश शर्मा जी ने बताया। अब आप सकारात्मक क्या मुद्दे लेके जाएंगे? अब आप ठीक है राम पांडे जी सवाल पूरा सुनिए सर, सवाल पूरा सुनिए सर। क्या हो गया राम पांडे जी, इतना गुस्सा नहीं, सवाल पूरा सुनिए सर। आलोचना की बात हुई, वो नहीं कर रही है जो वो आपने बताया, लेकिन आप करेंगे किस तरह से जनता को ये बताएंगे? वो जो नहीं कर रही वो जनता जानती है, आप क्या करेंगे? ये हम क्या मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है? विपक्ष का क्या काम होता है कि जो सरकार ने जो वादे किए उन वादों को सरकार पूरा करे। विपक्ष ने यदि कोई वादा किया है तो विपक्ष उस वादे को पूरे जनता के भरोसे पर उतरे, जनता का भरोसा कायम रखे। यदि आप कहते हैं कि हम 30 का पेट्रोल देंगे तो आप दीजिए, यदि आप कहते हैं हम किसानों की आय डबल कहेंगे तो कीजिए। आपने हर शहर में स्टेडियम की घोषणा कर दी है, आपने हर शहर में बड़े अस्पताल की घोषणा कर दी है, आपने हर शहर में 4 लेन की घोषणा कर दी है, आपने हर शहर में चंबल नर्मदा के पानी की घोषणा कर दी है। तो आपसे काम करवाना, जो आपने वादे किए, वो हमारी जिम्मेदारी है। जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब हमने घोषणा की है, उनके बारे में सवाल पूछना फिर इनकी जिम्मेदारी है। हमने कहा था मेट्रो का काम शुरू कर देंगे, कमलनाथ जी ने मेट्रो का काम शुरू कर दिया। ठीक है सर, सुन लीजिए आप सर, नहीं समझ पाए थे। ठीक है, हमने मेट्रो जैसी परियोजना का हमने काम शुरू कर दिया। थोड़ा इनको देखिए ये क्या करेंगे, इनका तो एक मॉडल अभी पंजाब में सब देख रहे हैं, किस प्रकार से एक कर्मठ मुख्यमंत्री को इन्होंने गला दबाया, उसके बाद एक जिस बेचारे दलित को बिठाया, वो दलित इनको रास नहीं आया तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष ने वापस उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। तो ये इनका मॉडल है और हमारा मध्य प्रदेश मॉडल सबके सामने है। वो मध्य प्रदेश मॉडल वो है जिसके अंदर बिजली पूर्ति मिलती है, बिजली की कोई कमी नहीं मिलती है, हर किसी को पेट भर भोजन मिलता है, सबके साथ न्याय होता है। मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जो सबकी समस्याओं को सुनते भी है, समझते भी है, वो उसका निवारण भी करते हैं। संगठन ऐसा होता है जो जन जन से जाकर जुड़ता है और सरकार की योजनाओं को आगे ले जाता है। तो ये तो हमने पिछले 17 साल में करके दिखाया है, उसी की बात हम लेकर जाएंगे। हमारे पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि एक बीमारू राज्य को हमने सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, मध्य प्रदेश के ऊपर एक कलंक था, वो बीमारू राज्य का था, वो कांग्रेस के कालखंड में था, उसको हमने मिटाया है। लेकिन अभी बहुत आगे जाना है और बहुत उज्जवल मध्य प्रदेश बनाना है। उसी सपने को हम साकार करने में लगे हैं और उसी सपने के लिए अपनी झोली फैलाएंगे हम वोटों के लिए। सर खंडवा जो उपट की अगर बात करें, खंडवा की बात करें और पृथ्वीपुर की बात करें, 3 सीटों पे कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है आपका, क्या करिएगा? नहीं देखिए, खंडवा में तो कोई पेच फंसने की बात ही नहीं उठती है। नंदू भैया का की वो सीट थी और नंदू भैया जिस प्रकार से जन जन से जुड़े थे, इसीलिए उनको कहा जाता था निमाड़ की नैया नंदू भैया। तो हम वापस जो चुनाव लड़ेंगे, नंदू भैया के चाल चरित्र और चेहरे पर लड़ेंगे और उसी पर हमको विजयश्री मिलेगी। और उस तरफ हमारे बहुत सारे नेता है, सब पार्टी एकत्र है, एकत्र होकर लड़ेंगे। हमारे आपको ऐसा समझना है कि अरुण यादव को हम बोल रहे हो कि जब तक ये पांव पे नहीं बैठेगा तो हाथ नहीं जोड़ेगा, सबको टिकट नहीं मिलेगा। ये पार्टी, ये संगठन एकजुट है, जनता से सतत संवाद है, मुख्यमंत्री का चेहरा है। क्या चाहिए जीत के लिए? जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए हमारी थाली में है। रमेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, अगर सीटों की हम बात कर लें और उन पे नामांकन की हम बात कर लें, दावेदारों की बात कर लें, तो क्या लगता है आसान होगा? क्योंकि अगर खंडवा की बात करें तो असमंजस है भाजपा में कई नामों को लेकर। देखिए, मोटे तौर पर मुझे वैसे ये लगता नहीं है कि भीतर कोई असमंजस है।
जहां तक खबरें जो आ रही हैं खंडवा में है, 2 में से किसी एक को तय होना है। तो बहुत ज्यादा असमंजस ना तो कांग्रेस में है और ना बहुत ज्यादा असमंजस भाजपा में है। ये अलग बात है कि अभी नाम सामने नहीं आए हैं, क्योंकि नामों पर लगभग एक रूपता जैसी बन गई है। इसलिए दोनों ही पार्टियों में आप देख ले कि उम्मीदवारों की भागदौड़ इस समय बिल्कुल नहीं हो रही। उम्मीदवार अपनी जगह बहुत शांत हैं। केवल जो भागदौड़ हो रही है वो नेताओं की हो रही है, चुनाव जीतने की रणनीति की हो रही है। और दोनों ही पार्टियों ने लगभग टीमें भी बना दी हैं कि कौन कहाँ पर सक्रिय होगा, कौन कहाँ पर सक्रिय होगा। मुझे लगता नहीं है कि उम्मीदवारों को लेकर के अब बहुत ज्यादा उसमें कुछ खींचतान दोनों पार्टियों में बची होगी। मोर्चा को शिवराज सिंह चौहान संभालने वाले हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी लोकप्रिय है और जनता में भी लोकप्रिय है। शिवराज चौहान उन बिरले नेताओं में से हैं जिन्होंने राजनीति में आने से पहले पूरे मध्य प्रदेश की पद यात्रा की है। जिन 2-4 लोगों ने पद यात्रा की है, इसीलिए शिवराज के परिचित कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं। और इसीलिए पार्टी ने जब भी सरकार कांग्रेस की बदली और ये आया कि भाजपा फिर से सरकार में आएगी, क्योंकि 25 सीटों पर चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने शिवराज को ही आगे किया, क्योंकि शिवराज का चेहरा इस समय आकर्षण का केंद्र तो है। राम पांडे जी, शिवराज सरकार भरोसा बरकरार। जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो ये शिवराज ही हारे थे विधानसभा का उपचुनाव। ज्यादातर लोग जीते थे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें उसी चुनाव में आई थी। उसी चुनाव में जिन शिवराज जी की तारीफ हो रही थी वही शिवराज जी अकेले हारे थे, और हारे हुए के भी मुख्यमंत्री उमा भारती को हटा के इनको मुख्यमंत्री बनाया। ये पंजाब की बात कर रहा है। इन्होंने अपने 3 निकम्मे के मुख्यमंत्री हटा दिए और 3 निकम्मे बिठा दिए, कर्नाटक, उत्तराखंड और गुजरात। और चौथे निकम्मे मुख्यमंत्री शिवराज को ये हटाने वाले हैं, चाहे ये चुनाव के पहले हटाएं या चुनाव के बाद हटाएं। ये मुख्यमंत्री भी मोदी जी जानते हैं, नकारा है, निकम्मा है, पांडे जी, शब्दों की मर्यादा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मर्यादा रख के देखिए मैडम, शिवाली जी या तो फिर मैं भी उत्तर दूंगा। ये पप्पू के प्रवक्ता क्या करोड़ की हर महीने भीख मांग रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए की हर महीने भीख मांग रहे हैं। बंटाधार राज्य अब है, हर दूसरा युवा बेरोजगार है, 36 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश पोर्टल पर। एक निकम्मे मुख्यमंत्री के कारण 36 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश सरकार पर शिवाली ये शब्दों की मर्यादा को लांघ रहे हैं। आपको इनको रोकना होगा। यदि आप बैंकर का काम कर रहे हैं तो आपको इनको रोकना होगा, इनकी आवाज को बंद करना होगा। ये पप्पूगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ठीक है सर, ये पप्पूगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे भीख दे दो। राम पांडे जी सर सुनिए ना। राम पांडे जी सर, थोड़ा सा शालीनता का परिचय दीजिए सर, थोड़ी सी शालीनता का परिचय दीजिए। सभ्य आदमी है आप। आज देखो ना पप्पू को कैसा झापट मारा है नवजोत सिंह सिद्धू ने। इतना बड़ा सभ्य इंसान है, थोड़ी सभ्यता का परिचय दीजिए। तो उनके मुंह पे उसने इस्तीफा फेंका। आप देखिए वही टीम क्या बोलेंगे। इनके खुद ये तो मुंह छुपाते फिर रहे। इनका जो आला सामान है वो पत्रकारों के मुंह छुपा रहा है, जवाब देने को तैयार नहीं है। और इनके प्रवक्ता बकर बकर कर रहे हैं। एक महीने प्रदेश अनाथ रहेगा। अरे क्या बात कर रहे हो? आज पत्रकारों को केस करने की स्थिति में नहीं है महोदय। और आप छोटे प्रवक्ता यहाँ पर इसमें बड़ा मुंह खोल के चिल्ला रहे हैं। आपकी पार्टी का संभाल को बेटा, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। विधायक मंत्री हर जगह शिवाली आप देखिए राम पांडे जी सर सुनिए ना सर, आप कंटिन्यू बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आगे आएगी ना सर। अन्य 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी आप शालीनता से बोले तो सबको आपकी बात भी समझ में आएगी और जनता तक आपकी बात भी पहुंचेगी। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो ना मुझे आपकी बात समझ में आएगी, ना बाकी अन्य मेहमानों को और ना ही जनता को। गुलरेज शेख जी, आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ही तरह से हार जाएगी। अरे फर्जी लोगों से क्या सुनना है? राम पांडे जी, शब्दों की मर्यादा सर। राम पांडे जी, आपने अपनी बात रख लिया, मुझे अन्य लोगों से सवाल पूछने दीजिए। राम पांडे जी, अरे सर चिल्ला के सर आपका गला बैठ गया, थोड़ा पानी पीजिए, शांत रहिए। राम पांडे जी सुनिए ना सर।
इनके मुंह पर टेप लगाया जाए। ये अनुशासन नहीं जानते हो कि जब एक प्रवक्ता बोल रहा है तो दूसरे को मुंह बंद रखना चाहिए। राम पांडे जी, आपकी बात सुनी, पूरी बात सुनी सर, अब जवाब तो ले लीजिए। आप पूरी डिबेट में कंटिन्यू बोलेंगे क्या सर? तबाह कर दिया, किसानों को तबाह कर दिया, नौजवानों को तबाह कर दिया। महिला 1,000 रुपए के गैस सिलेंडर से पीड़ित है, युवा बेरोजगारी से पीड़ित है। राम पांडे जी, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे सर तो मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। राम पांडे जी, राम पांडे जी, राम पांडे जी, सर सुनिए ना सर, राम पांडे जी, गला बैठ गया, चिल्ला चिल्ला के थोड़ा पानी वानी पीजिए, शांत हो जाइए, जब तक मैं आपके पास सवाल लेने आ रही हूँ। गुलरेज शेख जी बोलिए। क्या पूछ रहे थे आप? मुझे तो समझ में नहीं आया, इतना चिल्ला रहे हैं ये। देखिए, इनका जहां तक ये कह रहे हैं कि ये जीतेंगे, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है और हर पार्टी का और हर कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि वो जाकर प्रचार करे। यदि हम जाते हैं तो इनको पेट पे दुखता है कि आप क्यों गए, आप संवाद क्यों कर रहे हैं, आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। भैया, आपको किसने रोका है? आपके हाथ पर किससे बांधे हैं? आप भी जाए जनता के बीच में संवाद करें। लेकिन यदि आप एयर कंडीशन कमरों के बाहर निकल नहीं सकते और उसके बावजूद चाहते हैं कि जनता से आपका संवाद केवल ट्विटर पे हो जाए, तो नहीं होता। और आपने देख लिया ना परिणति, आज इनके पंजाब की क्या हालत कर दी इन्होंने। कैप्टन अरविंदर सिंह जैसे को हटाया, आज सिद्धू ने भी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष था उससे इनके मुंह पे इस्तीफा मार दिया। उसको तकलीफ क्या थी? क्योंकि एक दलित के बेटे को, एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी है और इसके प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारा पॉजिटिव एजेंडा है मैडम शिवाली। हम चुनाव लड़ेंगे डेवलपमेंट के नाम पर, हम चुनाव लड़ेंगे जो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो अंत्योदय चाहते हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति पे खड़े हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने के नाम पर। ये चाहे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे, हम तो पॉजिटिव चीजें लेके जनता के पास जाएंगे और हमें पूरी अपेक्षा है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी। रमेश शर्मा जी, ये ट्वीट का मुद्दा बहुत उठा है, हमने बहुत लगातार पिछले कुछ समय से सुनते आ रहे हैं, सिर्फ ट्वीट पर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। क्या लगता है आपको इस बात पर? क्योंकि हमेशा सरकार एक बात कहती है कि सिर्फ ट्विटर से ये लोग बातें कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच जाना भूल गए हैं। ये बात तो वैसे सही है। इस समय राजनीति, ट्विटर की राजनीति ज्यादा हो रही है। लोगों को बीच जाकर के, निचले स्तर पर गांव में जाकर के, तहसील में जाकर के ये तक जाना थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का, राजनेताओं का मुश्किल हो गया है। और उसके लिए हालांकि बूथ मतदान केंद्र तक भाजपा की पहले टीम बन रही है और कांग्रेस ने भी इस बार कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर उनकी टीम तैनात रहेगी। लेकिन फिर भी आज की राजनीति सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, मीडिया पर, अखबार पर, ये यहाँ तक ज्यादा सिमट रही है। और यही कारण है कि जनता की नब्ज का अंदाजा अब राजनीतिक दलों को उतना बचा नहीं। एक समय हुआ करता था कि राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के वो खुद तय कर लेते थे हमारी पार्टी को इतनी सीट मिल रही है। यानी दूसरे को क्या मिल रहा है वो इस पर कम ध्यान देते थे, उनकी अपनी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है ये कांग्रेस में भी एक समय होता था और भाजपा और जनसंघ में तो होता ही था। लेकिन अब ये चीजें सारी की सारी खत्म हो गई हैं। तो दूसरे की आलोचना करना और अपने दावों को करना, इस पर पार्टी सिमट गई है। मैं समझता हूँ आपने एक अच्छा विषय उठाया। दोनों ही राजनीतिक दलों को चाहिए कि जमीन के निचले स्तर पर जाएं और लोगों को अपनी बात कहें। बिल्कुल सही बात है। जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता की समस्या नहीं समझ पाएंगे। राम पांडे जी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट। देखिए, जब तक ये ट्विटर पर आगे चल रहे थे, ये ट्विटर की तारीफ करते थे, आज ये ट्विटर पर बहुत पीछे जा चुके हैं। शिवराज से कमलनाथ जी ट्विटर पर बहुत आगे न जा चुके हैं, इसलिए ट्विटर को इनको इनसे नफरत हो रही है। यदि आपको ट्विटर से नफरत होती है तो शिवराज जी और मोदी जी का अकाउंट सस्पेंड करा दीजिए ना। ट्विटर से नफरत है तो आप अपने सारे नेताओं का अकाउंट सस्पेंड करा दीजिए। और ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, अरे जिस रोड पर चले जाओ वो रोड उखड़ी पड़ी हुई है, जिस विधानसभा में जाओगे वो रोड उखड़ी पड़ी हुई है, जिस स्कूल में जाओगे स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी हुई है, जिस अस्पताल में जाओगे उसकी छत पानी से चू रही है। हर तरफ तो जर्जर अवस्था में रोड है, बिल्डिंग है। कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? किसी भी रोड पर चले जाइए, भोपाल की रोड पर चले जाइए, भोपाल की रोडों पर लोग कैट वॉक कर प्रदर्शन कर रहे हैं, भोपाल की जनता प्रदर्शन कर रही है और ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और पंजाब का फिर नकलीपन इन्होंने दिखाया। अपने 3 निकम्मे मुख्यमंत्री हटा दिए, उन पर बात ही करेंगे और चौथा निकम्मा मुख्यमंत्री फिर हटने वाला है।
सर ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी शब्दों की मर्यादा सर मैंने 1000 बार आपसे कहा है, थोड़ा सा सर सभ्य परिचय दीजिए, सभ्यता का थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। किससे बात कर रहे हैं? IT सेल वाले से बात कर रहे हैं। कमलनाथ की फॉलोइंग है ट्विटर पर। अरे सर ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ट्विटर से किसी को नफरत नहीं है सर, ट्विटर से नफरत किसी को नहीं है। जनता चाहती है कि न सिर्फ ट्विटर पर उसके मुद्दे उठाए जाए, उसके बीच आकर उन परेशानियों का सामना किया जाए। 1 मिलियन है शिवराज जी की, उनसे ठीक है 7 मिलियन सर, ज्यादा ठीक है, ट्विटर से नफरत नहीं है सर किसी को, ना ही ट्विटर की लड़ाई है। बात यह है कि जनता चाहती है कि उसके मुद्दे सिर्फ ट्विटर पे ना उठाया जाए, जनता के दिलों उसके में बीच जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, एमपी में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किसके हिस्से जीत आएगी और किसके हिस्से हार रह जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।